हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो हमारा आज का टॉपिक है फ्रॉग। ठीक है, ये आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी, क्लास 11th बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहां दे रखा है। ठीक है, और नीट के बेसिस से ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है। और मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो स्ट्रिक्टली न्यू एनसीईआरटी और जो आपका एनएमसी का सिलेबस है नीट 2024 के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो कुछ भी पढ़ाएंगे क्वेश्चंस नीट में वहीं से आएगा, वहां से बाहर नहीं आएगा। इस बात पे ट्रस्ट कीजिए और इसके साथ पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फ्रॉग। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉग से। ठीक है, फ्रॉग का क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, कि फ्रॉग को किस ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, कहाँ आप फ्रॉग को देखेंगे, कहाँ आप फ्रॉग को पढ़ेंगे, तो उसके बारे में बात करें तो फ्रॉग जो है उसको हम किंगडम एनिमेलिया में रखते हैं। देखो, जब भी हम कोई क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक रीजन होता है, उसका एक बेसिस होता है। ऐसे नहीं कि ऐसे कहीं भी रख दिया। ठीक है, अगर हम फ्रॉग को किंगडम एनिमेलिया में रख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उसके अंदर सिमिलरिटीज है, इस एनिमेलिया वाले ग्रुप से सिमिलरिटीज है। अब एनिमेलिया की क्या कंडीशन थी, एनिमेलिया की क्या क्वालिटीज है, तो एनिमेलिया में जो मेंबर्स होंगे वो मल्टी सेल्यूलर होंगे। क्या होंगे? मल्टी सेल्यूलर होंगे। दूसरा हेट्रोट्रॉफिक होंगे और इनके पास सेल वॉल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सेल वॉल नहीं होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो इस तरह की जो क्वालिटीज थी वो ये फ्रॉग क्या कर रहा था? सेटिस्फाइड कर रहा था। मल्टी सेल्यूलर भी था, हेट्रोट्रॉफिक भी था, और बॉडी की जो सेल्स है इसकी, उसमें सेल वॉल नहीं थी। क्या थी? सेल मेम्ब्रेन थी। क्या थी? सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो इसने ये कंडीशन भी क्या कर दी? सेटिस्फाई कर दी। अच्छा, किंगडम के बाद हम रखते हैं फाइलम में। तो जिस फाइलम में फ्रॉग को रखा जाता है वो है फाइलम कॉर्डेटा। अब सर फाइलम कॉर्डेटा में क्यों रखा गया है इसको? तो इसका एक रीजन है, कॉर्डेटा ग्रुप में वो सारे मेंबर्स आएंगे जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। अब ये नोटोकॉर्ड क्या होती है? तो ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये होती है प्रीकर्सर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये मान लीजिए क्या है? प्रीकर्सर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, इसको कौन बनाता है? तो इसको बनाता है नोटोकॉर्ड। कौन बनाता है? नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है? प्रीकर्सर है वर्टिब्रल कॉलम का। यानी कि जो आपका नोटोकॉर्ड होता है, ये आपका जो नोटोकॉर्ड होता है, यही किसमें कन्वर्ट होता है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है। किसमें? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होता है एडल्ट स्टेज में जाके। तो देखो, मैंने इस फ्रॉग को फाइलम कॉर्डेटा में रखा। फाइलम कॉर्डेटा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? कि जिंदगी के किसी भी फेज में, यानी कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर एडल्ट तक और डेथ तक कि पूरी लाइफ स्पेन में कहीं भी क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। ये किसकी कंडीशन थी? कॉर्डेटा की कंडीशन थी, और ये कॉर्डेटा की कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, इसलिए हमने इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा। अगर आपने किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर पढ़ा है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या जा रहा है। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कॉर्डेटा की जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना। क्या होना? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होना, जो किस में कन्वर्ट होगी? नर्वस सिस्टम में। किसमें? नर्वस सिस्टम में। यानी क्या बनाएगी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं मैं आपको? कॉर्डेटा की, जो ये फ्रॉग भी सेटिस्फाई करता है। इसके पास डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, वो किसमें कन्वर्ट होती है? नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, और क्या पाए जाते हैं? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, या तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पाए जाएंगे या एडल्ट में पाए जाएंगे। यानी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बार पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, जो हार्ट होता है कॉर्डेट्स का, वो कैसा होता है? वेंट्रल होता है, यानी आगे की तरफ होता है, वेंट्रल साइड में होता है। और क्या प्रेजेंट होती है? पोस्ट एनाल टेल होती है। ठीक है, यानी लाइफ के किसी भी फेज में, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर डेथ तक के केस में, कहीं भी क्या होनी चाहिए? पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए। और ये सारी कंडीशन फ्रॉग भी फॉलो कर रहा था, इसलिए हमने फ्रॉग को क्या रख दिया? फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया। तो बात समझ में आ गई? फाइलम कॉर्डेटा की एक मेन शर्त क्या होती है? कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए लाइफ की किसी भी एक स्टेज में। ठीक है, लाइफ की किसी भी एक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। नोटोकॉर्ड क्या है? प्रीकर्सर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये नोटोकॉर्ड बाद में चल के क्या बनाती है? वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। और नोटोकॉर्ड की क्या क्या शर्त है? डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होनी चाहिए, जो किसमें कन्वर्ट होगी? नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, वेंट्रल हर्ट होना चाहिए, हर्ट आगे की तरफ होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए जिंदगी के किसी भी एक फेज में।
ठीक है, चलो अब हम इसको रखते हैं सब फाइलम में। तो जो सब फाइलम है फ्रॉग का वो है वर्टिब्रेटा। वो क्या है? वर्टिब्रेटा। तो सर वर्टिब्रेटा में क्यों रखा फ्रॉग को? तो फ्रॉग को वर्टिब्रेटा में इसलिए रखा क्योंकि इसकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो एडल्ट स्टेज में जाके बोनी या फिर कार्टिलेजियस वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। देखो अगर किसी भी कॉर्डेटा के अंदर कुछ ऐसे कॉर्डेट्स होते हैं जिनकी जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड ही रहती है, नोटोकॉर्ड जो है वो नोटोकॉर्ड ही रहती है, और कुछ में ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिनकी ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है उनको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। और इसलिए जो आपका जो फ्रॉग है इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो क्या होती है? नोटोकॉर्ड होती है, और ये नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो जाती है? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा। तो फ्रॉग किस में आता है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आता है। वर्टिब्रेटा में कौन आते हैं? एनिमल किंगडम वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए चैप्टर। नोटोकॉर्ड, जिनकी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो नोटोकॉर्ड होती है वो अगर आगे चल के आपकी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेटा बोलते हैं। चलिए अब सब फाइलम के बाद क्या आता है? क्लास। तो क्लास क्या है फ्रॉग की? एम्फीबिया। फ्रॉग को हम किस क्लास में रखते हैं? एम्फीबिया में रखते हैं। और एम्फीबिया का आप मतलब समझते हैं कि इसको एम्फीबिया में क्यों रखा? एम्फीबिया में वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। अब ये दोनों जगह कैसे रह लेते हैं? हम तो पानी में चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो इनके पास इनकी बॉडी ऐसे फ्रेम है कि वहां भी सर्वाइव कर सकते हैं। जब ये वाटर में रहते हैं तब ये स्किन से सांस लेते हैं, स्किन से क्या करते हैं? अपना रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और जब ये जमीन पे रहते हैं तो तब ये लंग्स से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं और माउथ से भी करते हैं। तो जब फ्रॉग लैंड पे रहता है तब वो लंग्स, स्किन और माउथ तीनों ऑर्गन से रेस्पिरेशन करता है, यानी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। लेकिन जब ये वाटर में होता है तो इसके अंदर क्या होती है? इसकी जो स्किन होती है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, और स्किन से ही क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 का क्या होता है? एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के थ्रू। इसके थ्रू? डिफ्यूजन के थ्रू। तो इसलिए ये दोनों जगह रह पाते हैं, इसलिए हमने इसको क्या रखा? क्लास एम्फीबिया में रखा। अब एक क्लास के बाद क्या था? ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है वो है इनका एन्यूरा। एन्यूरा मींस होता है विदाउट टेल। देखो मैंने आपको भी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कॉर्डिएट्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके अंदर पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए। अब जो पोस्ट एनाल टेल के बारे में मैंने बात करी थी वो मैंने बताई थी कि जिंदगी के किसी भी टाइम पे, एम्ब्रियोनिक कंडीशन से लेकर एडल्ट के टाइम तक किसी एक टाइम पे पोस्ट एनाल टेल होनी चाहिए। तो देखो पोस्ट एनाल टेल फ्रॉग में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तो होती है, लेकिन एडल्ट कंडीशन में नहीं होती। एडल्ट कंडीशन में फ्रॉग के अंदर ट्रेल नहीं होती। तो एन्यूरा का मतलब होता है ग्रीक में विदाउट टेल। क्या मतलब होता है? विदाउट टेल। तो फ्रॉग के अंदर ध्यान से सुनना, एडल्ट फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडल्ट फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती, इवन दे आर प्लेस्ड इन फाइलम कॉर्डेटा। ओके, तो एडल्ट फ्रॉग के अंदर टेल नहीं होती, इसलिए हमें इन्हें किस ग्रुप में रखा है? ऑर्डर किस ऑर्डर में रखा है? एन्यूरा में। ठीक है। अगर हम फैमिली की बात करूं फ्रॉग की, तो फैमिली जो होती है फ्रॉग की वो होती है रेनिडे। रेनिडे फैमिली में कौन ऑर्गेनिज्म आते हैं? रेनिडे ऑर्गेनिज्म में जनरली फ्रॉग, टोड्स वगैरह आते हैं। और रेनिडे फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हाउ यू विल कैटेगराइज रेनिडे फैमिली? तो जो रेनिडे फैमिली के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने जो अंडे होते हैं वो वाटर में ले करते हैं, पानी में डाल देते हैं, और वो उन अंडों से, उन एग्स से क्या निकलता है? फ्री लिविंग टेडपोल निकलता है। क्या निकलता है? फ्री लिविंग टेडपोल निकलता है। तो होता क्या है कि जो इस फैमिली के मेंबर होते हैं उनका जो स्पर्म होता है और जो ओवम होते हैं वो किस में डाल देते हैं? वो वाटर में डाल देते हैं, और इनमें फ्यूजन होकर क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो जाइगोट बनता है यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। कहां? वाटर में। वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और ये अपना जाइगोट जो होता है, ठीक है, जो जाइगोट होता है इससे क्या निकलता है? फिर फ्री लिविंग टेडपोल निकलता है। क्या निकलता है? फ्री लिविंग टेडपोल निकलता है, और ये टेडपोल ही किसमें बदलता है? एडल्ट फ्रॉग में। किसमें? एडल्ट फ्रॉग में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, जिसमें मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसकी जो फैमिली है वो रेनिडे है, क्योंकि रेनिडे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनकी स्मूथ मॉइस्ट स्किन होती है। तो फ्रॉग के पास भी स्मूथ मॉइस्ट स्किन होती है, इसलिए उसको रेनिडे फैमिली में लिखा। इनके स्ट्रॉन्ग हैंड लिम्स होते हैं। रेनिडे फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके हैंड लिम्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो हमने फ्रॉग के भी हैंड लिम्स स्ट्रॉन्ग देखे, ठीक है।
इनके पास क्या होती है, डिस्टिंक्ट विजुअल टिम्पेनम। जो रेनिडे फैमिली के मेंबर होते हैं उनके पास क्या होती है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है टिम्पेनम। क्या होता है, टिम्पेनम, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एक्सटर्नल ईयर तो इनमें एब्सेंट ही होता है, बस ये टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, यानी कंप्लीट एक्सटर्नली मैं कहूं कंप्लीट एक्सटर्नल ऑर्गन एब्सेंट होता है, सिर्फ टिम्पेनम प्रेजेंट होती है। तो टिम्पेनम जो होती है ये इनकी क्या, किसको रिप्रेजेंट करती है, ईयर को रिप्रेजेंट करती है। तो रेनिडे फैमिली की जो भी कंडीशन थी कि स्मूथ मोस्ट स्किन होनी चाहिए, हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो टिम्पेनम है जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है वो विजिबल होना चाहिए, और जो एग होने चाहिए वो अंडे जो एग्स हों वो किसमें डाल दे दें, वाटर में दे दें, और वहां से उनके साथ स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री लिविंग टैडपोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फ्री लिविंग टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशन थी रेनिडे फैमिली की, और ये सारी कंडीशन फ्रॉग भी सेटिस्फाई करता है, इसलिए फ्रॉग को हमने किस फैमिली में रखा, रेनिडे फैमिली में रखा। ये जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं ये सारी आपके सिलेबस में है, ठीक है, बस उनको एक्सप्लेन अच्छे से किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, तो फ्रॉग का जो जीनस होता है वो राना, और स्पीसीज जो है टिग्रीना। देखो ये एक स्पीसीज का नाम हमने लिया है बेसिकली यहाँ पे, राना टिग्रीना, ठीक है। तो राना टिग्रीना क्या है कि इंडिया में पाई जाने वाली फ्रॉग की मोस्ट कॉमन स्पीसीज है, ठीक है, जिसमें जीनस क्या है उसका राना है, और स्पीसीज नेम क्या है, टिग्रीना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि यही पाई जाती है, और भी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे राना पिपियंस, ठीक है, राना हेक्साडेक्टाइला एंड राना टिग्रीना। बट राना टिग्रीना जो है वो इंडिया में मोस्ट कॉमन स्पीसीज है किसकी, फ्रॉग की। यहां आप जो डायग्राम देख रहे हैं वो फ्रॉग का डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, फ्रॉग का डायग्राम है। देखो ये जो आगे वाला पार्ट है ये क्या है, हेड है, ये क्या है, हेड है, और जो पीछे वाला पार्ट है ये क्या है, ट्रंक है, ये क्या है, ट्रंक है, ठीक है। ये वाला जो है ये 4 लिम्स है, क्या है, 4 लिम्स है, और ये वाले जो है ये क्या है, हाइंड लिम्स है, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ पे जो है ये जो प्रेजेंट है, यहाँ ये आई प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, आई प्रेजेंट है, ठीक है। और आई के जस्ट पीछे यहाँ इस साइड यहाँ प्रेजेंट होता है टिम्पेनम, क्या प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। अब बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रॉग के बारे में बात करें। यहाँ की जितनी भी लाइंस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो सारी लाइंस एनसीईआरटी से लिखी हुई हैं। एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ वाली चीजें हैं वो मैंने उनको की पॉइंट्स में लिख दिया है, यानी लाइन वाइज की पॉइंट्स में लिख दिया है। तो पहला कह रहा है कि फ्रॉग कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर। तो मैंने आपको बताया था कि फ्रॉग जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, एम्फीबिया से बिलोंग करता है। देखो सारी लाइन मैंने जो ऊपर पढ़ाया था उससे अब एक सारी लाइनें क्लियर होती जाएंगी। अब एम्फीबिया से बिलोंग करता है तो लैंड पे भी रह सकता है और फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहता है, मैराइन वाटर में नहीं रहता। किसमें, मैराइन वाटर में, यानी साल्टी वाटर में नहीं, फ्रेश वाटर में रहता है। ये किससे बिलोंग करता है, क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डेटा की। जो बात हम आपको पहले बता चुके हैं। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग की इंडिया में वो कौन सी है, राना टिग्रीना है, ठीक है। अब जो आपके फ्रॉग होते हैं वो बेसिकली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या फिर आप कह दीजिए कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम है कि वो पोइकिलोथर्म होते हैं। क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, ठीक है। अब सर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म का क्या मतलब है, तो कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म का बेसिकली मतलब होता है, 2 तरह के एनिमल होते हैं। एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड, आपने किंगडम एनिमलिया में पढ़ा होगा, एक आपने पढ़ा होगा वार्म ब्लडेड, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं। अब यानी कि जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा उसी के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर बदल देंगे। अगर एनवायरनमेंट में ठंडा टेम्परेचर है तो अपने टेम्परेचर को डाउन कर लेंगे, अगर एनवायरनमेंट गर्म है तो अपने टेम्परेचर को भी, बॉडी के टेम्परेचर को भी एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में बढ़ा देंगे। यानी कि they do not have constant body temperature, their body temperature varies with the temperature of surrounding environment। यानी उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, जैसे हमारे अंदर फिक्स है ना 36.9 अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस है ना, ये हमारी बॉडी का फिक्स टेम्परेचर है। अब बाहर चाहे ठंडी हो चाहे सर्दी हो, ठीक है, कुछ भी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड है। कैसे हैं हम, कैसे हैं ह्यूमंस जो हैं वो कैसे हैं, वो वार्म ब्लडेड है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इतना ही रहेगा, ठीक है, चाहे बाहर सर्दी हो चाहे बाहर गर्मी हो। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं इनकी बॉडी में ऐसे फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। अब एक सवाल आता है, सर ऐसा क्यों, हमारे अंदर तो ये मैकेनिज्म है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है, लेकिन इनका बदलता क्यों रहता है। देखो अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है।
यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर इतना मेंटेन हो पा रहा है तो इसमें बहुत सारे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, बहुत सारे एटीपी, बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल होता है, तब जाके हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह पाता है। अब ये जो फ्रॉग है, ये लोअर एनिमल्स है, इनके अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं, इनके अंदर इतनी एनर्जी है ही नहीं कि ये इसको इन्वेस्ट कर सकें, क्या कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें किस चीज में, उस टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने में। तो बेहतर ये होता है कि ये एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपना टेम्परेचर क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक और प्रॉपर्टी आ रही है फ्रॉग की, वो है कि कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज शो करता है फ्रॉग। अब कैमोफ्लेज का क्या मतलब है, इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक तो हमारी जो आर्मी होती है वो एक तो होती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो आपने वहां देखी होगी राजस्थान में। ठीक है, आप उनकी ड्रेस देखिए, और एक आपने हमारी जो फोर्स देखी होगी वो देखी होगी सियाचिन में। ठीक है, सियाचिन में जहां पे बहुत ज्यादा आइस पड़ती है, बहुत ज्यादा आइस रहती है, तो आप अगर इनकी ड्रेस देखेंगे तो इनकी ड्रेस जो होती है वो व्हाइट होती है। ठीक है, और राजस्थान वाले अगर आप देखें तो इनकी जो ड्रेस होती है या मोस्टली सैंड कलर की होती है। तो इनकी ऐसी ड्रेसेस क्यों बनाई जाती हैं, इनकी ऐसी ड्रेसेस इसलिए बनाई जाती हैं ताकि ये जो वहां का जो सराउंडिंग है, इनकी जो इनका जो कलर है इनकी ड्रेस का, वो सराउंडिंग के कलर से मैच कर जाए, जिससे कि इनको छिपने में आसानी रहे एनिमी से, यानी एनिमी इनको इजिली आइडेंटिफाई ना कर पाए। मान लीजिए कि आइस है, सियाचिन में आइस ही आइस है, और वहां आप रेड कलर की टी शर्ट पहन के खड़े हो जाए तो आप इजिली दिख जाएंगे, इजिली विजिबल हो जाएंगे। लेकिन आइस का कलर भी व्हाइट है और आपकी ड्रेस का कलर भी व्हाइट है, और अगर आप वहां पे लेट जाएं तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो फ्रॉग भी होता है, वो सेम स्ट्रेटेजी अपनाता है, वो कैमोफ्लेज शो करता है। कैमोफ्लेज शो करने का मतलब वो अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेता है, और अपनी बॉडी के कलर को, जो उसका सराउंडिंग है जहां वो प्रेजेंट है, उसके कलर से क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है, उसके कलर से सिमिलरिटी शो करने लगता है। और ऐसा करने से वो जो बच जाता है किससे, अपने एनिमी से। तो उसका जो प्रेडेटर है, जो उसको खाने वाला है, उसका जो प्रेडेटर है, उससे बचने के लिए वो क्या करता है, वो अपने कलर को चेंज कर लेता है। मान लीजिए घास है, वो घास में है, तो वो अपने कलर को उसी घास की ग्रीन कलर, जिस तरीके की घास होगी, जिस तरह की ग्रास होगी, उसी की सिमिलरिटी कलर को अपने चेंज कर लेगा, अपना कलर उसी के सिमिलर चेंज कर लेगा, जिससे क्या होगा कि उसका जो प्रेडेटर है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। अब वो क्या कर रहा है, इस फिनोमिना को, जो इसका ये एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म है, ये क्या है, एक तरीके क्या है, उसकी डिफेंस एक्शन है, यानी अपने एनिमी से बचने की उसकी क्या है, डिफेंस एक्शन है। ठीक है, अब ये जो प्रोटेक्टिव कलरेशन वो पा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मिमिक्री। क्या बोलते हैं, मिमिक्री बोलते हैं। अब मिमिक्री का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की कॉपी कर रहे हैं। मिमिक्री का तो ये तो मतलब होता है कि आप किसी चीज की कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ फ्रॉग किसकी कॉपी कर रहा है, तो यहाँ फ्रॉग कॉपी कर रहा है एनवायरमेंट की, जिस एनवायरमेंट वो रह रहा है उसके कलर को कॉपी कर रहा है ताकि वो नोटिस ना किया जा सके। और आप इस चीज को नोटिस करेंगे जब आप, ये फ्रॉग जो होता है वो अगर कभी घास में हो, ग्रास वगैरह में हो, या फिर वो कहाँ हो, ड्राई लैंड पे हो, तब उसके कलर में जो आप चेंज महसूस करना। यहाँ पे जब वो घास में होगा तो उसका ग्रीनिश कलर होगा, और जब वो ड्राई लैंड पे आ जाता है तो उसका हल्का ग्रीनिश येलोइश। ठीक है, ग्रीनिश और येलोइश का कॉम्बिनेशन रहता है। बट जब वो घास में चला जाता है तो वो डार्क ग्रीन कलर का, ओलाइव ग्रीन कलर का जो है कलर शो करता है। ठीक है, अब अगर आपने एक और चीज देखी होगी कि जो आपके जो फ्रॉग होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा गर्मी में, ठीक है, और बहुत ज्यादा सर्दी में आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। यानी पीक समर और पीक विंटर के टाइम पे आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलेंगे। इस टाइम पे वो क्या करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, इतने मैंने आपको बताया था कि ये सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे फ्लेक्सिबल कर लेते हैं। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो कम कर लेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो बढ़ा लेंगे। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेड, इसकी भी क्या है, एक लिमिट है, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन। तो जब तक ये बढ़ा सकते हैं, जब तक ये कम कर सकते हैं, यानी जब तक ये अडेप्ट कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट को, तब तक तो करते हैं। लेकिन जब चीज ये बियॉन्ड टॉलरेंस चली जाए, जब ये एनवायरनमेंट जो है वो उनकी टॉलरेंस लेवल से आगे चला जाए, यानी उनकी एडेप्टेशन से बाहर निकल जाए, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये एक डीप ब्रो, ये बहुत गहरी क्या कर लेते हैं, ब्रो मतलब आपने देखा होगा कि वो खोद लेते हैं गुफासी, ठीक है, केव टाइप, क्या है, केव टाइप क्या कर लेते हैं, उसको खोद लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है या एक्सट्रीम हॉट होता है और ये अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस एनवायरनमेंट के लिए, तो ये कहां चले जाते हैं, ये ब्रो बना के उसके अंदर जाके छिप जाते हैं और महीनों महीनों उसमें पड़े रहते हैं। ठीक है, अगर ये काम अगर ये इस तरीके से ये समर के सीजन में करते हैं, यानी जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब ये जाके चले जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं समर स्लीप। क्या बोलते हैं, समर स्लीप। और समर स्लीप का ही दूसरा नाम है एस्टिवेशन। क्या नाम है, एस्टिवेशन। और अगर ये विंटर
ये काम ये अगर विंटर में करते हैं, विंटर में ब्रू बना के अगर उसमें छिप जाते हैं महीनों महीनों, अगर ये विंटर स्लीप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन। अब एक सवाल आता है कि सर ये इतने टाइम तक महीनों महीनों पड़े रहते हैं चुपचाप चुपचाप, तो इनके लिए खाना, तो इनके अंदर का जो रिजर्व फैट होता है, क्या होता है, रिजर्व फैट होता है, वो उस टाइम पे उनके फूड का काम करता है। ठीक है, अगर मैं इस टाइम पे इनके मेटाबॉलिज्म का बात करूं तो ये अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करते हैं, यानी कि सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में अलाउ करते हैं जो लिविंग रखने के लिए ना एसेंशियल है, बाकी तो सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन सस्पेंड कर देते हैं, यानी इनका मेटाबॉलिज्म जो है वो टेंड्स टू जीरो चला जाता है, यानी मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, एकदम स्लो डाउन करते हैं, ताकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या रहे, कम से कम रहे, और जो रिजर्व फैट है जो इनकी फूड की तरह काम कर रहा है वो इनकी हेल्प करे। अच्छा, इस टाइम पे सांस भी लेनी होगी, तो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, तो इस टाइम पे जो रेस्पिरेशन होता है वो स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, ये नीट की लाइन है, सॉरी एनसीईआरटी की लाइन है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, रेस्पिरेशन, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पे इनके अंदर किससे होता है, स्किन से होता है। ठीक है, मैं बात करूं अगर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर की, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी स्किन की। तो जो इनकी स्किन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ और स्लिपरी होती है। स्लिपरी होने का रीजन ये है कि इनके अंदर क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। जो म्यूकस ग्लैंड है वो इनकी स्किन को कैसी रखती है, मॉइस्ट रखती है। क्या रखती है, मॉइस्ट रखती है। अब देखो स्किन के मॉइस्ट होने के क्या फायदे हैं, इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट रहती है, ये इनको हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। जब ये किस पे होते हैं, लैंड पे होते हैं या वाटर में होते हैं, जब ये लैंड या वाटर पे होते हैं तो इनकी जो मॉइस्ट स्किन है, ये मॉइस्ट स्किन है, ये हेल्पफुल होती है किसके लिए, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, और जब स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन से गैसियस एक्सचेंज होता है, तब हम इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलता है। ठीक है, क्या बोलता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलता है। ठीक है, अगर आप देखो फ्रॉकी शेप जो है वो आपको कुछ कैसी लगेगी, कुछ ट्रायंगुलर कलर की लगेगी। क्या लगेगी, कुछ ट्रायंगुलर कलर की आपकी क्या लगेगी, इनको आपको शेप लगेगी। ठीक है, अगर मैं इनका कलर बताऊं तो कलर अगर आप इसकी ये डोर्सल साइड देखो और ये यहां से अगर आप वेंट्रल साइड देखो, तो डोर्सल साइड जो होती है वो तो होती है ऑलिव ग्रीन। ठीक है, ऑलिव ग्रीन होती है, और उस पे इस तरीके के बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, स्पॉट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे स्पॉट्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप वेंट्रल साइड देखोगे, यानी यहां से इस तरीके से इनको ऐसे करके देखोगे यहां से, तो इनकी जो वेंट्रल साइड होती है वो कैसी होती है, पेल येलो कलर की होती है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रॉग होते हैं वो माउथ से कभी वाटर नहीं पीते हैं, मतलब ये जो फ्रॉग है ये कभी वाटर नहीं पीते हैं माउथ से। ठीक है, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, ये पानी नहीं पीते हैं, ये उस वाटर को किसके थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। उसका एक फायदा ये है कि जब वाटर स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है तो जो इनकी स्किन होती है वो कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है। कैसी रहती है, मॉइस्ट रहती है। अगर मैं फ्रॉग की बॉडी की बात करूं तो फ्रॉग की जो बॉडी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक हेड और एक ट्रंक, एक हेड और एक ट्रंक। ठीक है, तो ये वाला जो आगे वाला पार्ट है, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, एक मिनट, ये जो आगे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। एक डिफरेंट कलर से हम आपको विजुअल करते हैं इसको, तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड। और ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रंक। तो ये है हेड और ये है ट्रंक। ये क्या है, ट्रंक। तो ये वाला जो पार्ट है ये ट्रंक, ये है ट्रंक, और ये वाला पार्ट क्या है, हेड। ठीक है, अब हेड जो है यहाँ क्या है, माउथ है। ठीक है, माउथ होता है। ठीक है, और माउथ की हम बात करें इनकी, तो माउथ में इनकी होती है टंग। क्या होती है, टंग होती है। टंग जो होती है वो इनकी बाइलोब्ड होती है। कैसी होती है, बाइलोब्ड होती है और स्टिकी होती है। कैसी होती है, बाइलोब्ड और स्टिकी होती है। बाइलोब्ड कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसे समझो, ये एक लोब है, ये वाला जो है ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। ठीक है, तो ये मैं इसको ऐसे रखता हूं, बाइलोब्ड है। तो कोई भी अगर जब इनका इंसेक्ट आता है ना जिसको इन्हें खाना होता है, तो ये इस तरीके से खुलती हैं और फिर उस इंसेक्ट को यहां रख के वापस बंद हो जाती हैं। तो इस तरीके से बाइलोब्ड है। एक ये ऊपर वाला लोब, दिस वन और एक दिस वन, दो लोब है। ठीक है, और ये फोल्डेड रहती है। कैसी रहती है, फोल्डेड। इस तरीके से जैसे इंसेक्ट आएगा खुलेगी, इंसेक्ट को कैप्चर करेगी, बंद हो जाएगी। तो इनकी जो टंग होती है वो कैसी होती है, बाइलोब्ड, स्टिकी और कैसी होती है, फोल्डेड होती है। फोल्डेड होती है। अब मैं बात करूं तो इनके लोअर जॉ में, इनके माउथ में लोअर जॉ में टीथ एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, टीथ एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जो अपर पार्ट होता है वो हेड होता है, जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम ट्रंक बोलते हैं। इनका जो हेड होता है उसमें माउथ होता है, और माउथ में जो टंग होती है वो बाइलोब्ड, स्टिकी और फोल्डेड होती है, और जो इनका लोअर जॉ होता है उसके अंदर क्या होता है, टीथ जो होते हैं वो एब्सेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आप देख रहे हो इनके अंदर नेक और टेल की बात करें तो नेक और टेल एब्सेंट होते हैं। तो ना तो यहाँ पे नेक होती है, ना तो नेक होती है, ना ही क्या होती है, टेल होती है। तो नेक और टेल इनके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। ठीक है, चलो तो हमने आपको बताया। ठीक है, इनके नेक और टेल क्या होते हैं, एब्सेंट होता है।
चलिए, अब मैंने आपको बताया था कि इनके माउथ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स होता है। ठीक है, माउथ के ऊपर क्या होता है, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल। तो यहां क्या पाए जाएंगे, इनके नोस्ट्रिल्स पाए जाएंगे। ठीक है, माउथ के ऊपर क्या पाए जाएंगे, नोस्ट्रिल्स। तो यहां क्या पाए जाते हैं इनके, ये नोस्ट्रिल, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स पाए जाता है, नोस्ट्रिल्स। ठीक है, किसके लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए क्या पाए जाते हैं, वन पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इनकी जो आईज होती हैं वो कैसी होती हैं, बल्ज्ड होती हैं। बल्ज मतलब उभरी हुई, जैसे कि बाहर की तरफ निकल के आएंगी। इनकी आईज होती हैं वो उभरी होती हैं, और इनकी आईज में जो होता है 3 आईलिड होते हैं। कैसे होते हैं, 3 आईलिड होते हैं, 3 आईलिड्स होते हैं। अब देखो आईलिड्स की बात करें तो देखो हमारे 2 आईलिड है, एक ये ऊपर वाला, ठीक है, एक ये नीचे वाला। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 2 आईलिड है, एक ऊपर वाला अपर आईलिड और एक सॉरी एक है लोअर आईलिड। तो जो हमारे तो आईलिड, ठीक है, इनका जो अपर आईलिड होता है, इनका जो अपर आईलिड होता है, अपर आईलिड होता है वो कैसा होता है, इमूवेबल। कैसा होता है, इमूवेबल। हमारा अपर आईलिड मूवेबल है। ठीक है, इनका जो अपर आईलिड होता है वो कैसा होता है, इमूवेबल होता है। और इनका जो लोअर आईलिड होता है, लोअर आईलिड होता है वो कैसा होता है, मूवेबल। ठीक है, यानी जो नीचे वाला आईलिड है ये तो मूव करेगा, ये ऐसे करके ओपन और क्लोज होगा, लेकिन जो अपर आईलिड है वो मूव नहीं करेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। लेकिन जो नीचे वाला आईलिड है वो ऐसे करके ओपन और क्लोज होगा। इनके अंदर एक थर्ड आईलिड और पाया जाता है। ठीक है, एक थर्ड आईलिड और पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अभी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, ये बहुत ही सुंदर चीज है। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बिल्कुल क्या है, ये एक ट्रांसपेरेंट आईलिड है। क्या है, ट्रांसपेरेंट आईलिड है। देखो अगर आप अपने आईलिड को बंद कर लें, अगर आप अपने आईलिड को बंद कर लें तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपके आईलिड ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन इनके पास क्या होता है, एक थर्ड आईलिड होता है जिसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो ट्रांसपेरेंट होता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर आपने देखा होगा जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं या फिर जो तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो अपनी आंखों पे कुछ एक लगा के जाते हैं। ठीक है, इस तरीके की लगा के जाते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जब वो पानी में जाते हैं तो वाटर उनकी आंखों से नहीं टकराता और वो इजीली देख भी पाते हैं, वो वाटर में सारी चीजों को देख भी पाते हैं। तो वही इनका काम है। वो जो स्कूबा ड्राइवर्स वगैरह होते हैं जो लगा के जाते हैं ना स्पेक्स टाइप के, जिसमें वो वाटर में सब सारी चीजें देख पाते हैं और वो वाटर उनकी आंखों से भी टच नहीं करता, तो उसी तरीके का काम इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का है। ये ट्रांसपेरेंट आईलिड है, ठीक है, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है उनकी आईज को, किससे, वाटर के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, तो यहां आप इनकी आईज भी देख सकते हैं। ये जो है ये क्या है, आप इनकी आईज है, ये क्या है, आईज। ठीक है, अब देखो आईज के जस्ट पास यहां पे ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं टिम्पेनम। क्या बोलते हैं, टिम्पेनम बोलते हैं। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, इनके ईयर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट आईज के पास में दोनों साइड क्या होगा, एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होगा। टिम्पेनम क्या होता है, बेसिकली ईयर ड्रम होता है। क्या होता है, ईयर ड्रम होता है। अगर आप अपने अंदर देखो तो आपका पहले होता है इंटरनल ईयर। क्या होता है, इंटरनल ईयर, फिर होता है आपका मिडिल ईयर, ठीक है, और फिर होता है आपका एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आपकी क्या होते हैं, ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम होता है, ईयर कैनाल होती है, ईयर कैनाल होती है, और ईयर पिन्ना होता है। क्या होता है, ईयर पिन्ना होता है। ठीक है, जैसे आपने ये अपना ईयर देखा होगा, ठीक है, फिर यहां से कैनाल जा रही होती है इस तरीके से, ईयर कैनाल, ठीक है, और फिर ये क्या होता है, ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम होता है। ये क्या होता है, ईयर ड्रम। ये हमारे हम अपने की बात कर रहे हैं, ये ईयर ड्रम होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक्सटर्नल ईयर है। ये क्या हमारा पूरा एक्सटर्नल ईयर है। तो इनके अंदर ये पूरा एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता, इनके अंदर ये सिर्फ ईयर ड्रम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिर्फ ईयर ड्रम पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम बोलते हैं। और किसको रिप्रेजेंट करता है, ईयर को रिप्रेजेंट करता है। और क्या करता है, साउंड के जो सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है। साउंड के सिग्नल्स को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और टिम्पेनम पाया जाता है, कंप्लीट एक्सटर्नल ईयर नहीं पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब इनके पास 2 लिम्ब होते हैं, एक होता है फोर लिम्ब और एक होते हैं हाइंड लिम्स। आगे वाले पैर और, ठीक है, पीछे वाले, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। तो ये जो है ये इनके फोर लिम्ब है और ये इनके क्या है, हाइंड लिम्ब है। तो जो हाइंड लिम्स होते हैं ये ज्यादा लार्ज और ज्यादा मस्कुलर होते हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्ब। ठीक है, और जो हाइंड लिम्स होते हैं इनमें 5 डिजिट्स होती हैं। कितनी होती है, 5 डिजिट्स होती हैं, यानी 5 डिजिट्स होती हैं। लेकिन जो आपके फोर लिम्स होते हैं इनके अंदर कितनी होती हैं, 4 डिजिट्स होती हैं। तो ये है फोर लिम्ब, ये है हाइंड लिम्ब। जो हाइंड लिम्ब है वो ज्यादा लार्ज है, ज्यादा मस्कुलर है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू फोर लिम्ब।
लार्ज लिम्ब जो हाइंड लिम्ब है इनके अंदर 5 डिजिट्स हैं और जो आपके फोर लिम्ब है उनके अंदर 4 डिजिट्स है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो फोर लिम्ब जो होते हैं और हाइंड लिम्ब जो होते हैं इनकी स्विमिंग में, वॉकिंग में, लीपिंग मतलब जंपिंग में और बुरोइंग यानी कि गुफासी खोदने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हाइंड लिम्ब्स जो होते हैं उनके अंदर 5 डिजिट होती हैं और ये लार्ज होते हैं और मस्कुलर होते हैं एज कंपेयर टू फोर लिम्ब जिनके अंदर 4 डिजिट होती हैं। तो कौन सी वाली डिजिट एब्सेंट होती है? पहली वाली डिजिट एब्सेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पोलेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलेक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो कुछ और चीज बात करें। अब इनके जो लिम्स होते हैं, जो इनके लिम्स होते हैं, खासकर फीट की बात करूं, फीट में भी मेनली मैं इनके हाइंड लिम्स की बात करूं। हाइंड लिम्स जो थे जिसमें कितनी डिजिट्स थी? 5 डिजिट्स थी ना हाइंड लिम्स में, हमने भी आपको बताया था। अब जिनके जो हाइंड लिम्स होते हैं उनके अंदर वेब्ड डिजिट्स पाई जाती हैं। देखो हमारी जो फिंगर्स हैं इनके बीच में स्पेस है, क्लियर स्पेस है, क्लियर स्पेस है, लेकिन इनकी क्लियर स्पेस नहीं होता। इनकी जो डिजिट्स होती हैं उनके बीच में मेम्ब्रेनस फिलिंग हो जाती है, मेम्ब्रेनस फिलिंग हो जाती है। ऐसे इसको ज्वाइन करके रखती है। किसको रखती है? ज्वाइन करके रखती है। इसको हम बोलते हैं वेब्ड फीट। क्या? वेब्ड डिजिट्स। क्या बोलते हैं? वेब्ड डिजिट्स, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा डिजिट्स क्या होती हैं? आपस में फ्यूज्ड होती हैं या उनके बीच में मेम्ब्रेनस फिलिंग प्रेजेंट होती है। और ये क्या करती है? इसकी हेल्प से उनको स्विमिंग में जो होती है वो हेल्प मिलती है। ठीक है, स्विमिंग में ये क्या करता है? वेब्ड डिजिट्स उनकी हेल्प करती है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि आप फ्रॉग को देख के बता दोगे कि ये मेल फ्रॉग है या फीमेल फ्रॉग है विद द हेल्प ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से आप ये बता सकते हो कि फ्रॉग जो है वो मेल है या फीमेल है। अब देखो जो मेल होता है वो कुछ स्पेशल फीचर शो करता है। जो मेल होता है उसके पास स्पेशल साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स होती हैं। क्या होती हैं? साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सेक्स होती हैं। ठीक है, अगर आपने कभी भी किसी फ्रॉग को बारिश के मौसम में ऐसे मुंह से गुब्बारा सा फुलाता हुआ देखा हो, इस तरीके से मुंह से गुब्बारा फुलाते हुए देखा हो, तो ये जो गुब्बारा सा फुला रहा है ये बेसिकली वोकल सेक्स है। क्या है? वोकल सेक्स है। ठीक है, वोकल सेक्स है। और क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। क्या है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। ठीक है, इनको रीजोनेटर ऑर्गन भी बोलते हैं। ये 1 पेयर होते हैं और बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं 1 पेयर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और जो क्रोकलिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्रोकलिंग साउंड टर, आपने जब भी बारिश होती है तो आपने मेढक को टर करते हुए सुना होगा। ये जो क्रोकलिंग साउंड है हाई पिच की, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये मेल फ्रॉग प्रोड्यूस कर रहा है, ये फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर रही है। और मेल फ्रॉग जो होता है वो क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? तो ये मेल फ्रॉग ये साउंड प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट फीमेल। तो अपनी फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए, किसके लिए? मेटिंग करने के लिए, कॉपुलेशन करने के लिए। ठीक है, और ये कहां पाया जाता है? थ्रोट ऑफ मेल फ्रॉग ओनली। ये मेल फ्रॉग जो होता है आपका उसके अंदर ही पाया जाता है। तो अगर कोई फ्रॉग टर कर रहा है तो वो कौन सा फ्रॉग है? मेल फ्रॉग है। वो कौन सा फ्रॉग है? मेल फ्रॉग है। और वो किस लिए कर रहा है? टू फॉर द कॉपुलेशन, टू अट्रैक्ट हर फीमेल फॉर मीटिंग। ठीक है, तो एक तो इस तरीके से आप मेल को पहचान सकते हैं। दूसरा जो होता है, जो मेल होता है, अगर आप उसकी फर्स्ट डिजिट देखो फोर लिम्ब की, अगर आपकी फोर लिम्ब की जो उसके जो आगे वाले लिम्स हैं उनकी जो फर्स्ट डिजिट देखोगे तो उस फर्स्ट डिजिट के वेंट्रल साइड पे, किस साइड पे? वेंट्रल साइड पे, उस फर्स्ट डिजिट के वेंट्रल साइड पे आपको क्या दिखेगा? एक कॉपुलेटरी पैड दिखेगा। क्या दिखेगा? कॉपुलेटरी पैड दिखेगा। और ये कॉपुलेटरी पैड जो होता है इसी को हम बोलते हैं न्यूपिटल पैड। क्या बोलते हैं? न्यूपिटल पैड भी बोलते हैं। इस कॉपुलेटरी पैड को हम और क्या बोलते हैं? न्यूपिटल पैड भी बोलते हैं। तो एक कॉपुलेटरी पैड या फिर न्यूपिटल पैड पाया जाता है कहां पे? फर्स्ट डिजिट पे। फर्स्ट डिजिट पे किसकी? फोर लिम्ब की। और किस साइड पे? आगे या पीछे? वेंट्रल साइड पे। कहां पे? वेंट्रल साइड पे। और ये क्यों होता है? अगर इसका आप डायग्राम देखना चाहें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपकी फोर लिम्ब है फ्रॉग की और ये फर्स्ट डिजिट है इसकी। और इस फर्स्ट डिजिट पे ये क्या पाया जा रहा है? ये क्या है? कॉपुलेटरी पैड पाया जा रहा है। और इस कॉपुलेटरी पैड का क्या काम होता है? ये फीमेल को मेटिंग के टाइम पे फीमेल को ग्रेस्प करने में, पकड़ने में क्या करता है? उसकी हेल्प करता है, यानी ग्रेस्पिंग कैपेसिटी देता है उसको। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो हमने क्या पढ़ा? फ्रॉग का क्लासिफिकेशन पढ़ा। ठीक है, फिर हमने फ्रॉग के बारे में क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करी। ठीक, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर हमने फ्रॉग की क्या पढ़ी? मॉर्फोलॉजी पढ़ी। क्या पढ़ी? मॉर्फोलॉजी पढ़ी। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रॉग की एनाटॉमी, उसके जो डिफरेंट सिस्टम है, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सब बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।